ओ चित्रकार, कुछ ऐसा रंग बिखेर कि तेरी रंगों की चमक से इंसान के अंदर छुपे उस हैवानियत को भी वो चकाचौंध कर दे। बचपन से ही मुझे स्कूल लेवल से ही मुझे कलरों के साथ खेलना और पेंटिंग का शौक रहा है। आर्ट की बात करें, आर्ट इंसान के इनर फीलिंग्स से जुड़ा हुआ होता है। जितने भी सोशल एलिमेंट्स है सोसाइटी में, मैं उनको निखारने की कोशिश करता हूँ कि अपने कैनवास पे बनाऊं। ओ चित्रकार, कुछ ऐसा रंग बिखेर कि तेरी रंगों की चमक से इंसान के अंदर छुपे उस हैवानियत को भी वो चकाचौंध कर दे और वो व्यक्तित्व, वो इंसान अपने पूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण एहसास कर ले। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी। आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं प्रोग्राम की इस कड़ी में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिएगा। तो जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने चित्रकार की बात की, मैंने रंगों की बात की है, और जानते हैं आज बात चित्रकार और उसकी चित्रकारी की मैं इसीलिए कर रही हूं क्योंकि रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज हमें एक यंग अचीवर ज्वाइन करेंगे। वो यंग अचीवर एक चित्रकार हैं और जब हम उनकी चित्रकारी की बात करें तो उनकी जो चित्रकारी है उसमें एक ऐसी भावना छिपी है, उनकी कृति में एक ऐसी सोच छिपी हुई है जिसे समझ पाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। वो एक ऐसे चित्रकार हैं जो अपनी पेंटिंग्स में, जो अपनी चित्रकारी में वास्तविकता को उकेरते हैं। कश्मीर घाटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, बेहद कम उम्र के हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया और शौक़ उनको बहुत ज़्यादा था। और दिलचस्प बात जानते हैं ये है कि पेंटिंग करना उनका शौकिया तौर तो था, लेकिन इसके लिए उन्होंने बाकायदा इसके लिए कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई शिक्षा तक ग्रहण नहीं की है। आज वो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हैं और हर तरीके की चित्रकारी करते हैं और कई जो रिकॉर्ड्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आप कह लीजिए, उनके नाम दर्ज हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा उनके साथ कभी होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब उम्मीद के जो पंख होते हैं, जब उम्मीद और आपकी जो सोच काफ़ी ऊंची होती है तो आपको वाकई कुछ नहीं पता चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। आप बस उस डगर पर चलते रहते हैं। तो ये जो यंग अचीवर है ना, जो एक चित्रकार हैं जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो ऐसे ही हैं। उनकी सोच ऐसी ही है, बस अपनी सोच, अपनी मैजिकल वर्ल्ड, उस इमेजिनेशन में रहते हैं और बस उस इमेजिनेशन से अपनी पेंटिंग को इसी तरीके से हमारे सामने ला देते हैं। उनकी पेंटिंग में बहुत कुछ खास है क्योंकि वो सोशल इवल्स जो हैं उस पर ज़्यादा वर्क करते हैं और इसी तरीके से वो लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज बहुत से कहीं अपने से छोटे जो कहीं पेंटिंग का शौक़ रखते हैं उन्हें भी वो काफ़ी सहायता कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनका जो अपना एक नाम है, कुछ ख्यातियाँ जो हैं वो उनके साथ जुड़ चुकी हैं। तो आज उनसे बहुत ही तफसील से हम बात करने वाले हैं, शुरुआत से लेकर अब तक की जो उनकी जर्नी रही है, क्योंकि स्ट्रगल वाली रही है। क्योंकि जैसा मैंने बता ही दिया है कि इतने अच्छे पेंटर हैं लेकिन पेंटिंग की कभी उन्होंने शिक्षा तक ग्रहण नहीं की है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ, आज ये सब हम लोग उनसे जानेंगे। लेकिन उनसे मिलवाने से पहले एक छोटी सी झलक हम आपको उनकी ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये कहानी है अमूर्त कलाकार के रूप में जाने जाने वाले मुदस्सिर रहमान डार की, जिन्हें बचपन से ही पेंटिंग करने का शौक रहा। दिलचस्प बात यह है कि अपने इस हुनर को और निखारने के लिए उन्होंने कभी पेंटिंग की कोई क्लास नहीं ली, लेकिन अपने प्रयासों से वो अपनी पेंटिंग को दिन ब दिन निखारते चले जा रहे हैं। साउथ कश्मीर का ये युवा कलाकार, जिसने हाल ही में अंगूठी और पत्ते पर पवित्र मंदिर काबा की पेंटिंग बनाई। वे दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के कुलपोरा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने
बचपन में रचनात्मक पेंटिंग और रेखा चित्र बनाकर एक कलाकार के रूप में अपना पेशा शुरू किया। युवा कलाकार मुदस्सिर को कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। और तो और सबसे छोटी पेंटिंग बनाने के लिए उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मान्यता मिली। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होने वाले कश्मीर के ये पहले कलाकार हैं जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ है। इस युवा कलाकार का मानना है कि युवा कलाकारों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा मंच उपलब्ध होना चाहिए। मुदस्सिर ने हाल ही में लीव पोर्ट्रेट आर्ट बनाया है जिसमें उन्होंने कई शख्सियतों के चित्र बनाए हैं। इस चित्रकारी के पीछे उस अनकही कहानी को जानने के लिए देखते रहें रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। पेंटिंग करना, चित्रकारी करना लोगों में एक आम शौक होता है, लेकिन टाइनीएस्ट पेंटिंग बनाना, छोटी से छोटी पेंटिंग किसी अंगूठी में या किसी पत्ते में बनाना, ये बेहद मुश्किल लेकिन उतना ही एक कहें नायाब काम है, उतना ही एक नायाब कहें चित्रकारी है। आज हमें जो ज्वाइन करने वाले हैं उनका नाम है मुदस्सिर रहमान डार, यंग अचीवर, यंग ब्रिलियंट आर्टिस्ट फ्रॉम साउथ कश्मीर कुलगाम। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुदस्सिर आपका प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। जी आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम। आज कहें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 70 से ज़्यादा एपिसोड मुदस्सिर जी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है कि एक चित्रकार से मेरी बातचीत होगी। आम जिंदगी में भी मेरी कभी ऐसी मुलाकात हुई नहीं है किसी चित्रकार से। आपकी लाइफ को जानना, उस सफ़र को जानना मेरे लिए कहें बहुत ही मैं आई एम वेरी लकी टू हैव यू ऑन दिस शो। आज तफसील से बात करेंगे। मुदस्सिर जी, मैंने महसूस किया है बिकॉज यू आर एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर, राइट, जो एक्सप्रेशन से, रंगों से बातचीत करते हैं और उस तरीके की कलाकारी को कैनवस पर उतारते हैं, एक मैसेज जो है वो लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटर होते हैं, मैंने महसूस किया है, मैं ज़्यादा इसके बारे में जानती तो नहीं हूँ टेक्निकलिटीज़, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये जो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटर होते हैं ना, इनकी जो सोच होती है, कहते हैं कि वो एक मैजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनेशंस में रहते हैं। एक पेंटिंग को ख़त्म करने के लिए उनकी जो सोच को मेंटेन रखना ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस हिसाब से मैं उस कलाकार मुदस्सिर रहमान डार, उस शख्सियत को जानना चाहती हूँ। मुझे सबसे पहले अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं। कश्मीर के कहीं कुलगाम से आप आते हैं, उस जगह के बारे में बताएं प्लीज़। जी, मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार है। मैं कुलपुरा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, यानी कि साउथ कश्मीर J&K से मैं हूँ। बचपन से ही मुझे स्कूल लेवल से ही मुझे कार्टून के साथ खेलना और पेंटिंग का शौक रहा है। तो बचपन से इस चीज़ की शुरुआत हुई, दीवारों पे कोयले से कुछ लकीरें मारना या स्कूल में कुछ ब्लैक बोर्ड पे कुछ बनाना, तो वहाँ से ही मेरी एक शुरुआत हुई। तो उस टाइम ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह ये चीज़ नहीं था उस टाइम। तो ऐसी चीज़ें नेचुरली होती है इंसान के अंदर। मेरे अंदर ये गॉड गिफ्ट था, इसी बॉर्डन आर्ट्स भी कह सकते हैं। तो फिर आगे जाके स्कूल में सुबह मार्किंग असेंबली पे या कंपटीशनों में जाना, फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक दफ़ा एक कंपटीशन हुआ था 8th क्लास में, तो उसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली। तो फिर आगे जाके मुझे शौक बड़ा इस चीज़ का, घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया इसके रिलेटेड, कुछ स्केचेस वगैरह लाते थे चाइल्डहुड में। तो फिर मैंने आगे जाके इस चीज़ के ऊपर काम किया। जी, तो फैमिली में मेरे माँ बाप है और मेरी 2 डॉटर्स है। 2019 में मैंने शादी की, तो फिर 2
बेटियां हैं अभी प्रेजेंट है, तो Okay. अभी मैं इसी आर्ट फील्ड में हूँ। ओके 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 ओके, राइट 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 राइट। सो आप सिंगल चाइल्ड हैं, राइट? जी जी, ठीक ठीक ठीक। तो पेंटिंग आपको शुरू से ही ये रहा कि कहीं करना शुरू कर दिया था? उसके बाद पेरेंट्स के एक सपोर्ट के बाद जो है आपने इस सफ़र को जो है वो आगे बढ़ाना शुरू किया है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने इसके लिए बाकायदा कोई कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई शिक्षा नहीं ली है। स्कूल में भी ऐसा ही था कि आप शुरू से ही इतने नायाब कहीं चित्रकार थे कि आपको ज़रूरत पड़ी ही नहीं इसकी? नहीं जी, एक्चुअली पता है, गॉड गॉड की फिर मेरे अंदर ये चीज नेचुरली था, इस चीज के रिलेटेड मेरे लिए जो ड्राइंग्स वगैरह स्केचेस कार्टून्स बचपन से इस चीज का था कि फिर इस पर मैंने मेहनत की आगे जाके। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स या जितने भी मीडियम्स है उनके रिलेटेड मैंने काम किया। तो अच्छा। फिर आगे जाके मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ डिफरेंट करूं, बचपन से कुछ अलग करने का था। तो फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट, कंटेम्पररी, एक्सप्रेशनिज्म ओके। इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। तो फिर उसके अलावा मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ और इसमें ऐड करूं। तो जैसे कि सदियों से आ रहा है कि पोर्ट्रेट्स वगैरह ये बना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे बाहर निकलूं, इस बाउंड्री से बाहर निकलूं, मैं कुछ डिफरेंट करूं। फिर अच्छा। मैंने एक टाइम मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसकी सीरीज, जैसे कि होली काबा, होली श्राइन की मैंने पेंटिंग बनाई थी स्टोन के ऊपर। उसका नाम बाद में रिंग स्टोन पड़ा, लीड के ऊपर, पेंसिल लीड के ऊपर। तो वो मेरी सीरीज रही थी 4 पेंटिंग्स, उसमें मुझे तकरीबन 1 महीना लगा बनाने में। तो फिर आगे जाके वो एशियन इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कुछ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली उस चीज के रिलेटेड। तो फिर मैंने एक लीफ पोर्ट्रेट आर्ट स्टार्ट किया। उसमें मैंने महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, एपीजे अब्दुल कलाम, अल्लामा इकबाल, तो इन फेमस पर्सनालिटीज का मैंने वो चित्र उस पे बनाने की कोशिश की। क्या बात है। ये जो हमारा एपिसोड है ये खास इसीलिए है क्योंकि पहली बार एक चित्रकार, एक कलाकार हम बहुत जुड़ चुके हैं हमसे इस प्रोग्राम के माध्यम से, लेकिन चित्रकार का जुड़ना वाकई हमारे लिए भी एक तरीके से सौभाग्य वाली बात है। मुदस्सिर जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। मुदस्सिर रहमान डार बहुत ही ब्यूटीफुल जगह से आते हैं, बिलोंग करते हैं, और उतने ही खुद भी बहुत ही सिंप्लिसिटी है आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में। और दूसरी अच्छी चीज़ है कि आप एक कलाकार हैं। तीसरी अच्छी चीज़ ये है कि आप एक चित्रकार हैं। मुदस्सिर रहमान डार के लिए कला क्या है? मतलब आज का मीनिंग अगर हम गूगल रेफरेंस से यूज करें या डिफरेंट अपनी अपनी व्यूज होती है आर्ट के रिलेटेड। जैसे कि आर्ट का मतलब कला, जैसे कि पोर्ट्रेट, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक वगैरह। तो अगर उसके अलावा मैं अपनी व्यू के हिसाब से देखो, अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके रिलेटेड बोलूं, तो अगर आर्ट की बात करें, आर्ट इंसान के इनर फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से करें तो आर्ट एक लैंग्वेज है, आर्ट एक हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को कैनवास पे पेंटिंग्स के थ्रू हम आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं। यानी कि आर्ट आपके लिए सब कुछ है, बिकॉज एज अ पैशन जो है आपने इसे शुरू किया, ये क्योंकि ये आपका कहीं एक सोर्स भी है, कमाई का जरिया भी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। जी 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 मैम। अच्छा, मुदस्सिर जी, मुझे एक बात बताइए। एक जो चित्रकार होता है ना, जब वो कैनवस पर अपने ब्रश के साथ एक डॉट लगाता है, उस डॉट के साथ शुरू करता है जब अपनी पेंटिंग, कहते हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं। पहले कहीं विचार आता है, एक थॉट आता है, फिर उस थॉट को क्या होता है कि एक आकार देना होता है, एक शेप देनी होती है, और फिर आकार के बाद उसे साकार करना होता है। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, अब मुदस्सिर रहमान डार जब वो कैनवस उनके ठीक सामने होता है, हाथ में ब्रश होता है, वो उस डॉट के साथ जब अपनी पेंटिंग को करना शुरू करता है, उस वक्त आपके मन में क्या थॉट चल रहा होता है? आप क्या सोच रहे होते हैं उस वक्त? जी जी जी, देखो मेरी जो थीम रहती है वो
इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि क्रिएटिविटी। मैं हाँ। ज्यादातर सोशल इशू अपनी पेंटिंग्स के थ्रू हाईलाइट करता हूँ, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, वुमेन्स इनजस्टिस, चाइल्ड लेबर, जितने भी सोशल एलिमेंट्स है सोसाइटी में, मैं उनको निखारने की कोशिश करता हूँ कि अपने कैनवास पे बनाऊं और इस चीज के ऊपर काम करूं। अगर बात करें लैंडस्केप की या पोर्ट्रेट की, उसमें इमेजिनेशन कम लगती है, उसमें रेफरेंस ज्यादा यूज करते हैं। तो लेकिन मैं अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के थ्रू पेंट्स बना, जैसे कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया तो इसमें एक्सप्रेशन दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो उस चीज से मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे मन में वो चीज आती है कि मैं इसके ऊपर काम करूँ, लेकिन कभी कभार वो चीज छोड़नी पड़ती है तो उसमें कुछ डिफरेंट ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर पेंटिंग के हवाले से बात करें तो पहले मैं अपनी पेंटिंग्स में यानी कि जैसे कि आउटलाइन वगैरह ऐड नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था इसमें कल परसों और कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आजकल थोड़ा मैं उसमें बॉर्डर्स वगैरह यूज करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नहीं अभी ये परफेक्ट हुई है। लेकिन आज के हवाले से अगर बात करें, एक आर्टिस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटीज, इमेजिनेशन होती है, कभी कभार बंदा भूल ही जाता है कि टाइम ना मिलने से कि मैं इसके ऊपर काम करूं। तो ज्यादा मेरा यही एक्सप्रेशन आर्ट रहता है कि मैं जैसे कि इनर फीलिंग्स वगैरह इसके ऊपर काम करता हूँ। नहीं, इतना इमेजिनेशन में हमेशा रहना, मतलब वो एक काल्पनिक दुनिया जिसे कहते हैं उसमें रहना, वही एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आपने लेटर ऑन जाके शुरू की, लेकिन जब आप छोटे थे, कहते हैं ना, जब आप वो कोयले से आपने वो दीवारों पर वो पेंटिंग करना शुरू किया, उसके बाद परिवार ने भी सपोर्ट किया, तो फिर उन्होंने और आपको कलर्स वगैरह ला के दिए, थोड़ी धीरे धीरे जो आपका इस तरीके से सफ़र जो है वो जाए। लेकिन जब आप छोटे थे तब भी आप इस तरीके की इमेजिनेशन जो है वो क्रिएट करके ही पेंटिंग किया करते थे? जी, बचपन से मुझे इस चीज का था कि मैं अपने इमेजिनेशन के थ्रू पेंट्स बनाता था। अच्छा। तो फिर आगे जाके एक उस्ताद की हर एक फील्ड में एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है बंदे को। तो फिर आगे जाके मैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिलना जुलना हुआ। तो उन्होंने भी अपने तरीके से गाइड किया कि नहीं, आपका इस चीज के ऊपर होल्ड है, आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही ज्यादा बनाओ। तो फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनानी शुरू। पर क्यों चूज किया फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट को ही? मतलब लोगों ने आपको कहा, या फिर जब इसके बारे में आपको पता चला तो फिर एक कहें एक क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ जाती है कि हाँ, दिस इज समथिंग वेरी गुड, बहुत अलग है ये बाकी पेंटिंग से, इसलिए आपने चुना? मतलब क्या रीजन था कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, सोशल इविल्स, इन सबको ही बीच में हाईलाइट करना, तमाम चीजों को? व्हाई डिड यू चूज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग? हर एक आर्टिस्ट का एक अपना अंदाज होता है, एक अपनी स्टाइल होती है। अगर हम एस.एच. राजा की बात करें, या एम.एफ. हुसैन की बात करें, या सूजा की बात करें, या जैक्सन पोलॉक की बात करें, तो उनकी एक अपनी पहचान थी, अपनी स्टाइल थी, अपनी तरीके से उनकी पेंटिंग पहचानी जाती थी कि ये इस आर्टिस्ट की पेंटिंग है। तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया कि मैं एक अपनी पहचान बनाऊं। यहाँ कलर कॉम्बिनेशन होती है, ब्लू, रेड, येलो, ब्लैक, तो मेरी पेंटिंग पहचानी जाए कि ये फलानी आर्टिस्ट है, ये वो मुदस्सिर रहमान डार है कश्मीर से, तो ये उनकी पेंटिंग है। तो उसी तरह से मैंने उस चीज के ऊपर फोकस किया कि ना मैं अपनी पहचान बनाऊं। हर कोई एक पोर्ट्रेट वगैरह बनाता है तो बोलते हैं कि हाँ ये पोर्ट्रेट है, लेकिन मैंने अपनी तरीके से पेंटिंग्स बनाई। जैसे कि मैंने अभी हाल ही में बोतल आर्ट स्टार्ट किया क्राफ्ट के अंदर, उसमें मैंने कुछ चित्र बनाए। तो वैसे ही मैंने स्टिक आर्ट स्टार्ट किया, या विलेज मॉडल मैंने बनाया, तो उसमें मैंने कुछ वेस्ट मटेरियल यूज किया। तो ऐसी मेरी एक खुद की एक पहचान है, मैं कुछ डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट में कुछ नया कुछ करना चाहता हूं। तो अलग करना था आपने, और फिर उसके बाद रिंग पर भी काबा को बना देना, फिर लीफ को भी काट देना। मतलब ये आपको थॉट कहाँ से आई, ये जो विचार है ये जहन में किस तरीके से आया कि हाँ कुछ ऐसा करना है? और ये आपको मुश्किल नहीं लगा? कितना वक्त लगा आपको? कुछ चीजें नेचुरली होती है, ये आइडियाज मेरे इर्द गिर्द भी ऐसी सोसाइटी में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, तो उनको कैद करना अपने मन में, दिमाग में, फिर उसके ऊपर काम करना। तो स्टार्टिंग से ही मेरा कुछ अलग रहा है आर्ट फील्ड में। मैं कुछ अलग, कुछ हट के, कुछ डिफरेंट करूं। जी, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करो, कश्मीर को रिप्रेजेंट करो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। ये मुझे बचपन राइट।
तो फिर जब ये रिंग पर और लीफ पर ये इस तरीके की पेंटिंग्स को लाना, आपको किस तरीके का रिस्पांस मिला लोगों से? जी, इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें एशिया के अंदर, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या इंटरनेशनल लेवल पे, या जैसे कि फॉरेन यूएसए, उसे बाहर भी मेरी कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई। वहां से इस होली काबा, होली श्राइन के रिलेटेड हाँ लोगों ने बहुत अच्छे से एप्रिसिएशन दी, और सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। राइट, करेक्ट। अच्छा, मैंने सुना है बहुत से लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में। तो अभी तक जितनी आपकी पेंटिंग्स रही हैं ऑलमोस्ट सभी ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट ही रही हैं, राइट? जी मैम। हाँ, तो देखा जाए तो जिस तरीके के आप वो सोशल मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके अलावा आपको क्या लगता है कि सोशल मैसेजेस देने के अलावा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में और क्या-क्या जो चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू एक मैसेज जो है वो दिया जाता है, मतलब और किस किस तरीके की आपकी पेंटिंग्स है? क्योंकि मैंने आपकी तमाम पेंटिंग्स को बड़े गौर से देखा ये इंटरव्यू लेने से पहले, और उनको समझना इट्स क्वाइट बिट डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। हाँ जी मैम, जैसे कि पेन, इमोशन, इन चीजों के ऊपर उसके अलावा काम कर सकते हैं। कि जैसे कि आपको पता है हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ की हालात, बाकी चीज, या इंटरनेशनल लेवल पे देखें, अगर पीस की बात करें तो हर कोई बंदा चाहता है कि सोसाइटी में पीस आए, लोग फ्रीडम से रहे, अमन से रहे। हर कोई चाहता है कि मेरी फैमिली खुशी से रहे। और वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें, हर कोई एक चाहता है कि हम खुशी से रहे। अगर ब्यूटी की बात करें, जैसे कि अपना कल्चर होता है, या उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी खूबसूरती है, तो उसके रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। लेकिन रियलिज्म में या कल्चर और आर्ट के रिलेटेड, या पेंटिंग के अलावा, जैसे कि इंस्टॉलेशन आजकल नया एक ट्रेंड है, हम मॉडल के थ्रू भी अपनी पेंटिंग्स या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं उस चीज के। जी मैम। मुदस्सिर रहमान डार, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट हैं, एक पेंटर हैं, और जो सार्वजनिक रूप से पब्लिकली अपनी पेंटिंग में जब कैनवस को उतारते हैं तो उसमें हम कहें कश्मीर के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसका जो एक कल्चर है, उसकी जो एक ब्यूटी है, उसको कैनवस पर उतारते हैं। मुदस्सिर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मैं अब क्योंकि मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि अगर आप हमें आपकी जो अपनी फेवरेट कोई कहें पेंटिंग जो आप हमें शो कर पाएँ, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू राइट नाउ? एक्चुअली क्या करें कि कश्मीर में नेटवर्क का इशू ज्यादा रहता है। मैं आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। बाहर हूं इस वक्त, तो अच्छा, आप अपनी वर्कशॉप से बाहर हैं अभी, राइट? ओके, ऑल राइट, दैट्स ओके। हम दर्शकों को वैसे भी उनकी जो तमाम पेंटिंग्स हैं वो लगातार दिखा ही रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ, इतना ज़रूर है कि हाँ, आपकी जो फेवरेट वन है वो हम नहीं देख। वैसे आप हमें वैसे बता पाएँ आपकी फेवरेट वन है कौन सी, जो आपने बनाई हो, दिल के बहुत वो करीब हो? कितना समय आपको लगा उस पेंटिंग को बनाने में? कुछ ऐसा कोई मोमेंट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? बहुत पूरी मेरी फेवरेट पेंटिंग से, हर कोई आर्टिस्ट दिल से पेंटिंग बनाता है, मन से बनाता है। वेरी तो राइट। मुझे बहुत सारी पेंटिंग्स है वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने जिससे प्यार दिया वो रही होली श्राइन की, होली काबा की। वो जो रिंग पे उसके अलावा उसके सिटून पे जी, ओके। उससे अलावा एक पेंटिंग रही थी जो मेरी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्ले हुई थी। एक्चुअली वो पीस के रिलेटेड थी, कम्युनिटी के रिलेटेड। जी ओके। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं सोच रही थी मुदस्सिर जी, आप उसके बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं प्रोग्राम की शुरुआत में बात कर रही थी ना कि जो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर जो होते हैं वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेंटिंग को बनाने में आपको मतलब कितना वक्त लगता है या कितने दिन लगते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताएं, पेंटिंग को कंप्लीट करने में आपको कितने दिन लगते हैं? देखो, अगर पेंटिंग कंप्लीट करने की बात करें तो पहले मैं दिन में 1-2 पेंटिंग्स बनाता था। अच्छा। तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज की, आर्ट की। तो धीरे धीरे इंसान सीखता है। राइट। तो आजकल मैं अगर एक पेंटिंग बनाऊं तो पेंटिंग में तकरीबन 7 दिन 8 दिन, या उससे अलावा जो बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पे, वो महीने में एक पेंटिंग या साल में एक पेंटिंग वो कंप्लीट करते थे।
लेकिन आजकल जमाना फास्ट चल रहा है, तो आजकल अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें उसमें मुझे एक फ्रीडम सी दिखती है, तो उसके ऊपर मैं दिन में एक पेंटिंग कम से कम कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके, कर सकते हैं। वैसे अमूमन आपको कितने दिन लग जाते हैं, अगर मैं वैसे पूछूं? तकरीबन 2 4 5 6 दो दिन चार लगते हैं। 5 6 दिन, राइट, ठीक है। तो वो जो आपने एक थॉट क्रिएट किया होता है, मतलब एक प्लान आपने किया होता है कि अब इस तरीके की पेंटिंग मुझे बनानी है, इस तरीके का मैसेज जो है वो मुझे आगे देना है, तो इतने दिन जब लग जाते हैं तो उस थॉट को, उस कहीं इमेजिनेशन को कहीं इतने दिन तक मेंटेन आप किस तरीके से रख पाते हैं? वो फ्लो क्या बीच में ऐसे ब्रेक नहीं होता? फिर आप सोचते हैं कि एक दिन ठीक है कुछ ऐसा था, लेकिन अगले दिन कुछ और थॉट आता है, नहीं उसे बदल कर कुछ ऐसा किया जाए, मतलब क्या होता है उस वक्त आपके मन में, क्या चल रहा होता है? वो फ्लो कभी आप किस कभी तरीके कभार से मेंटेन रखते हाँ, हैं? कभी कभार मन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि मैं इस चीज के ऊपर पेंटिंग बनाऊं। हाँ। तो कुछ इंसिडेंट्स रहते हैं, या कुछ खूबसूरती देखते हैं रास्ते में, तो मन में आता है कि मैं अभी बनाऊं। फिर टाइम की वजह से इंसान को टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर बंदा अगर 1 2 दिन ना बनाए तो फिर वो भूल ही जाता है। लेकिन अगर मुझे जस्ट कोई आइडिया आए तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर तुरंत काम करूँ, स्केच वगैरह या पेंटिंग के थ्रू या एब्स्ट्रैक्ट या कलर के साथ इसको अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जस्ट इसको बना नहीं हूँ। राइट। सो मुदस्सिर, वर्तमान में मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि आप कई स्टूडेंट्स को कहीं कला और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में काफ़ी अवेयर कर रहे हैं। ये किस तरीके का एक कैंपेन है जो आप कहें वो जो चल रहा है, अगर इसके बारे में आप हमें बताएं, और बच्चों का रिस्पांस, बच्चों की उस कलाकारी को देखकर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि और हाँ, आगे? जी जी जी, एक्चुअली मैं एज ए सोशल वर्क उस चीज को लेता हूँ कि हाँ। मैं बच्चों को सिखाऊं या वर्कशॉप्स उनको दूं, या आर्ट के रिलेटेड उनको अवेयर करूँ, बेसिक्स क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्कूलों में मैं जाता हूँ, तो विदाउट फी मैं वो काम करता हूँ। तो यहाँ अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर के अंदर टैलेंट बहुत सारा है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, खासकर कश्मीर के अंदर। अगर कहीं पे कमी है वो है प्लेटफार्म की। प्लेटफार्म होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे कि सपोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, या क्रिकेट के रिलेटेड ज्यादा चर्चा रहता है कश्मीर के अंदर। हाँ, तो ऐसी आर्ट के रिलेटेड भी एक प्लेटफार्म होना चाहिए, ताकि नए आर्टिस्ट को मौका मिले, हम भी अपना काम डिस्प्ले कर सके, हम भी लोगों तक अपना काम पहुंचाए। तो ये इशू है, वहाँ यहाँ इतना सपोर्ट नहीं मिलता आर्ट के रिलेटेड जितना मिलना चाहिए एक बंदे को। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तकरीबन 10 12 साल हुए इस फील्ड में, लेकिन उस तरीके का सपोर्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। तो जितना भी मैंने किया, इंडिपेंडेंटली किया, घर वालों के सपोर्ट के साथ किया, तो वैसे उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए मिलना था चाहिए मेरे था। ख्याल से। तो ये जो वर्कशॉप आप हर दिन चलती हैं बच्चों के बीच? नहीं नहीं नहीं, हफ्ते में तकरीबन 1 2 बार चलता है। तो हाँ। तो आप मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को जो है वो इस तरीके की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी 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 मैम। ओके। तो बच्चों को हर तरीके की जो चीज़ें उपलब्ध करवाना, लाइक वो ब्रशेस एंड द कलर्स एंड द शीट्स व्हाटएवर, ये सब आपके थ्रू ही प्रोवाइड की जाती हैं? जी, देखो आजकल बच्चे अवेयर है सोशल मीडिया के थ्रू। ज्यादातर उनको अपने साथ ही होता है ये मटेरियल। कभी कभार किसी चीज की कमी ओके पड़ती है तो ओके, वो देना। देना दे देते हैं आप। तो कितने वक्त से सर ये वर्कशॉप जो है वो मुदस्सिर जी चल रही हैं अभी? तकरीबन 2 4 सालों से मैं जाता हूँ स्कूलों में और उनको सिखाता हूँ, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी कभार वाओ। ऐसी कोई फंक्शन होती है या आर्ट के रिलेटेड कोई कंपटीशन होता है, तो उसमें मुझे इनवाइट करते हैं, तो फिर मैं आगे जाके उनको गाइड करता हूँ उसकी। वेरी राइट, गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। बिना ट्रेनिंग के जो है आपने पहले पेंटिंग की, और उसके बाद अब जब आप इसमें माहिर हैं, हालांकि अभी भी आप सीख ही रहे हैं, है ना? हाँ जी राइट। मैम। एक अभी लर्नर as a हमेशा, beginner- हर एवरीबडी इज अ लर्नर। आपने, जैसा मैंने भी प्रोग्राम की अभी ब्रेक ओपन होने से पहले ही कहा कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इतने रिकॉर्ड्स, अपने नाम जो है वो दर्ज करना, फिर वो टाइनीस्ट पेंटिंग बनाना, डिड यू एक्सपेक्ट दैट? आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ मैं अचीव करूंगा? जी मैम, ऐसा इतना नहीं सोचा था, लेकिन बचपन से ही मैं लिखता था सरनेम शाहिद पेंटर।
लेकिन उस टाइम मुझे पेंटिंग की डेफिनेशन पता नहीं थी, आर्ट क्या होता है, पेंटिंग क्या होती है, इन 2 चीज़ों में कौन-सी डिफरेंस है। लेकिन फिर आगे जाके अल्लाह के करम से और माँ-बाप के सपोर्ट से तो अल्लाह को इज़्ज़त देनी थी इस फील्ड में, तो आगे जाके फिर कुछ डिफरेंट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम बीबीसी चैनल पे आएगा, वीडियो या इंडिया टीवी पे, आज तक पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी हालाँकि मेरे कुछ वीडियोज़ आए, जैसे कि आपसे बात हो रही है, तो मैंने यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स पे या बड़े-बड़े लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं, इनके ऊपर मेरी स्टोरी आएगी। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं टीवी पे आऊँगा, कभी न्यूज़ में आऊँगा, न्यूज़पेपर में आऊँगा, इतना सब कुछ मैंने सोचा नहीं था। तो गॉड नोज़ बेटर, अल्लाह की विश थी और माँ-बाप के दुआ थे मेरे साथ, तो आज मैं आपके साथ हूँ। एब्सोल्युटली। उस वक्त नहीं सोचा था, लेकिन ना, आर्ट की राह जी को मैम, आपने चुना और फिर आप आगे बढ़ते चले गए और आगे भी जी आपने मैम, बहुत एक लंबा सफ़र अभी तय करना है, लेकिन एक जी कहीं मैम। नेक काम भी, उसकी शुरुआत भी देखिए अब हो चुकी है। अच्छा लगता है ये सुनकर, लेकिन अब तो आपने काफ़ी कुछ सोचा होगा, अब तो कुछ प्लान्स होंगे कि आगे क्या करना है अपनी पेंटिंग्स को लेकर, फिर तमाम एग्जीबिशंस तक पहुंचाना, इंटरनेशनल लेवल तक और आगे से लेके जाना। व्हाट आर योर प्लान्स? मुदस्सिर की क्या प्लान्स हैं अब आगे के लिए? इंशाल्लाह आने वाले समय में यही प्लान है कि मैंने बहुत सारी अभी भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ओके। लेकिन अभी मैंने सोशल मीडिया के थ्रू वो अपलोड नहीं किए। तो इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो गए तो आने वाले समय में लाऊंगा मैं सोसाइटी में या आर्ट एग्जीबिशंस जितने भी है, तो वहां मैं अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले करूँ आने वाले समय में। बस मेरा यही है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे ये अपना आर्ट रिप्रेजेंट करूँ क्या कश्मीर को अभी तक लेकर। आपने रिप्रेजेंट और किया है इंटरनेशनल लेवल पर? मतलब क्या जी, पेंटिंग्स को भेजा हो आपने? अभी तक जो पेंटिंग्स सेल करने की अगर बात करें तो अभी तक वैसा कुछ मेरी पेंटिंग्स सेल नहीं हुई। तो ओके। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिले और बहुत ज़रूरी है। हाँ, सपोर्ट मिले तो मैं आगे जाके उनको वहाँ डिस्प्ले कर पाऊँ। बिल्कुल, हालांकि आपने इसमें बात इन बिटवीन रखी थी। मुदस्सिर, आपको क्या लगता है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कश्मीर प्रशासन की बात करते हैं, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि जो एक शोकेस, जो एक टैलेंट जो छिपा होता है कश्मीरी यूथ के बीचों बीच, उस टैलेंट को शोकेस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो बात आपने हमें बताई कि एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन अभी जब क्योंकि हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, अगर आप इस पर अगर बात रख पाएँ तो प्लीज़ आप ज़रूर अपनी बात रखें, अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दें कि वेन एवर इट कम्स टू टैलेंट, वेन एवर इट कम्स टू यूथ टैलेंट, प्रशासन की ओर से अगर आपको मदद मिलती भी है, किस तरीके की वो मदद होती है, अगर आप अपना ओपिनियन रखना चाहें। जी मैम, देखो हर कोई एक हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता, कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है मेरी तरह, उसको बहुत स्ट्रगल, उसको बहुत कुछ सोसाइटी में झेलना पड़ता है, फिर आगे जाके एक बंदा एक प्लेटफार्म पे फिर आगे जाके उसका नाम बनता है। अगर मेरी स्ट्रगल और मेहनत की बात करें, कभी कभार मेरे पास ब्रश भी नहीं होता था, कलर्स भी नहीं होते थे, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो फैमिली का सोचना पड़ता है। देखो पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है और मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता है नहीं। नहीं है। तो उसके अलावा घर का भी सोचना पड़ता है बंदे को। अगर पीछे से कोई सपोर्ट हो एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मैं इस आर्ट को और और भी आगे अच्छे तरीके से आगे लेके लेकर जा पाऊँ। चलूं। हाँ, मसला तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए। पिछली दफा एक इवेंट हुआ था, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, कुलगाम फेस्टिवल। तो अच्छा। आपने सुना होगा, हाँ, एलजी साहब आए थे उसमें, तो मुझे भी इनवाइट किया गया था। लेकिन हमारी जो कोलैबोरेशन थी वो इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वहां भी मैंने अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले की, तो वो अच्छा मौका था। वहां पे मेरी कुछ पेंटिंग्स शोकेस करने के लिए वहां मुझे एप्रिसिएशन भी दी गई। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है, खुशकिस्मत की बात है कि वहां मुझे इनवाइट किया गया था उस टाइम। तो एलजी साहब से मैं उस टाइम मिला और मैंने उनको पोर्ट्रेट डेडिकेट किया उस अच्छा। टाइम। आम,
ठीक है, आपने बताया कि अभी आप ट्राई कर रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी पेंटिंग्स को आगे लेकर जाएं और उन्हें वहां पर एक पहचान जो है वो ज़रूर मिले। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूँगी कि आपका ये जो एक ड्रीम है वो भी जल्द से जल्द पूरा हो। प्रोग्राम के ऑलमोस्ट हम अब अंत तक पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगी कि मुदस्सिर जी, आपने शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कला आपके लिए क्या है, और आपने बताया कि कला मेरे लिए अभी सब कुछ है, ये आपका एक कमाई का ज़रिया भी है। और आज आप इस कहें जो आप में एक नेचुरल एक टैलेंट था, उस टैलेंट की बदौलत आप बच्चों में भी वो जो टैलेंट है, जिन बच्चों को शौक़ है, आप उन्हें इसकी शिक्षा दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। चीज़ें भी अब आप अवेलेबल करवाते हैं, इतना कुछ हो रहा है। जब मैं उन बच्चों की बात करती हूँ तो उन बच्चों को जब आप इस तरीके की शिक्षा देते हैं, कला की शिक्षा, पेंटिंग की शिक्षा देते हैं, उन बच्चों की कलाकारी को देखकर आपको क्या लगता है, यूथ के इस टैलेंट को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उतनी दिलचस्पी कहें उस तरीके से, मतलब उस लेवल से, जिस लेवल से कहें आपने भी शुरू किया, जैसे आपने भी बताया कि चीज़ें सोर्सेस नहीं थे, लेकिन फिर भी जहाँ पर हमें कुछ करके दिखाना होता है ना, तो सोर्सेस हम खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। तो जब मैं इस मामले की बात करती हूँ तो आप उन बच्चों की उस कहें उस थॉट को लेकर, उस कला को लेकर, उनके कला के टूवर्ड उनके थॉट को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या नज़रिया है, मतलब क्या बदलने की ज़रूरत है उनकी सोच में, किस तरीके के हालातों को बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है? विद मैसेज के साथ आप मुझे प्लीज़ इस बात का जवाब दें। जी, कहते हैं कि चाइल्ड थॉट्स या बच्चे, अगर चाइल्ड थॉट्स की बात करें, बच्चों के अंदर हमसे ज़्यादा अच्छे थॉट्स होते हैं, क्योंकि उनका फ्रेश माइंड और ओपन माइंड होता है, वो फ्रीडम के साथ अपना काम कर पाते हैं। लेकिन उनके अंदर यही चीज़ है कि उनको ग्रो अप करने की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है। अगर उनको बचपन से ही गाइड किया जाएगा कि इस चीज़ के रिलेटेड ऐसे चलना है, इसके रिलेटेड ये काम करना है। अगर हम ड्रग की बात करें, देखो कश्मीर के अंदर अभी एक चीज़ चल रहा है ज़्यादा कि ड्रग एडिक्शन यहाँ ज़्यादा है। अगर उसके अलावा हम बच्चों को इन हॉबी या एज ए पैशन क्रिकेट के रिलेटेड ले चले या पेंटिंग के रिलेटेड ले चले, लेकिन वो ड्रग से दूर रहेंगे। देखो ड्रग में क्या है कि जनरेशन का लॉस होता है और अपना भी लॉस होता है और फ्यूचर, बंदे का फ्यूचर भी चला जाता है। लेकिन अगर हम उस चीज से हट के इनको पेंटिंग के और या जितनी भी एक्टिविटीज है अच्छी, उस चीज के रिलेटेड इनको गाइड करें, तो आने वाले फ्यूचर में उनका फ्यूचर बेटर हो सकता है। जी मैम, थैंक यू सो मच। और जिस तरीके की अभी तक आपने कोशिश की है मुदस्सिर जी, आपके प्रयासों के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आई होप कि जिस तरीके के आपने प्लान्स अभी रखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट जल्द से जल्द हों और वो आपके जो ड्रीम्स हैं आप उन्हें फुलफिल कर पाएँ। थैंक यू सो मच मुदस्सिर जी, अपना समय हमें देने के लिए। भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से भी, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का मैसेज मुदस्सिर जी ने दिया है, दुनिया इस पर ध्यान देगी, आजकल का जो यूथ है वो इस पर ध्यान देगा। आज की ये रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी एक चित्रकार की, उसकी एक सोच की, उसकी एक कृति की, उसकी एक भावना की। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। इसके लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दें, जो हमेशा से आपसे एक अपील रहती है। नीचे दी गई ईमेल आईडी जो इस वक्त आप देख रहे हैं उस पर आप हमें लिख सकते हैं, दैट इज़ info@justbroadcasting.com और geet@justbroadcasting.com। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के समय के लिए भी कि आपने इस प्रोग्राम को वॉच किया, इस एपिसोड को वॉच किया। इसी के साथ इजाज़त फिलहाल दीजिएगा। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ आप सभी के समक्ष होंगे रूबरू। नमस्कार।